is 400 nanometer. वेवलेंथ उसका दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। फिर से क्वेश्चन सुन लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर required to break पहला क्वेश्चन है इसमें 1 मोल ऑफ Cl बॉन्ड। इसी में दूसरा क्वेश्चन है 1 Cl बॉन्ड। क्वेश्चंस में दिया हुआ है गिवन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ जो Cl2 दिया हुआ है दैट वन इज 160 किलो जूल पर मोल दिया हुआ। सॉल्व कीजिए। 1 मोल Cl2 बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, कितना फोटॉन्स लगेगा, और 1 Cl बॉन्ड को तोड़ने में कितना फोटॉन्स लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए मैं तरीका बता देता हूँ थोड़ा सा। ये पहला वाला बता रहा हूँ। यही होगा जनरली क्या है, ये क्लोरीन है। अगर हम लाइट के हेल्प से इसको तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कितना एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है, NSC अपॉन वेवलेंथ। N इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। और इसको तोड़ने के लिए इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, वो भी दिया हुआ है दैट इज 160 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 मोल को तोड़ने के लिए 160 किलो जूल चाहिए। और वो कहाँ से मिलेगा, आपको लाइट एनर्जी से मिलेगा। इसलिए इसको बोलते हैं फोटो डिसोसिएशन। तो क्या करना है आपको, क्या करना है, E जो यहाँ पर NSC अपॉन वेवलेंथ दैट शुड बी इक्वल टू 160 किलो जूल पर मोल, इक्वल कर देना है। देखिए यहाँ पर N का वैल्यू निकालना है आपको, SC अपॉन वेवलेंथ 12400 वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में रखिए तो कितना आ जाएगा, 4 आंसर होगा 4 × 10⁻27। 4 इंटू 10⁻27। चलो आंसर तो नहीं है, बट यहाँ पर देखो कैलकुलेट नहीं किया हुआ, ओनली इक्वेशन लिखकर छोड़ा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किलो जूल में बदलेंगे, सॉरी जूल में बदलेंगे। ये जूल में हो गया, दैट इज इक्वल टू 160, ये किलो जूल में है, इसको जूल में बदल जूल में बदलिए 10⁻3। अब इसको सॉल्व कीजिए, n का वैल्यू जो निकलेगा वही आपका आंसर होगा फाइनली। देखो और कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 10 और ये 31 n का वैल्यू है, उधर जाएगा। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160 इंटू 10⁻, ये उधर चला जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन 31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ऐसा ही आया ना कुछ, इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आप। हाँ सर। कर लोगे ना ये कर लोगे। अब देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये तो 1 मोल के लिए हम निकाल लिए, 1 मोल के लिए इतना फोटॉन्स आपको रिक्वायर्ड है, तभी आप इसको तोड़ पाओगे। तो सर वो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एक हाँ ये तो 1 मोल का एनर्जी है। 1 को तोड़ने के लिए आपको यहीं पर मैं हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 160 किलो जूल जो है ना, ये तो पहले जूल में बदल लीजिए, अपॉन ये तो 1 मोल के लिए है, तो एक Cl2 के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 6.023
इंटू 10⁻23। 1 Cl2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, इतना जूल चाहिए, एंड दैट शुड बी इक्वल टू NSC अपॉन वेवलेंथ। क्या ऐसा ही होगा ना? यहाँ से n का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, कुछ गलती किया क्या? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको भी तो हमको क्या करना पड़ेगा, जूल में बदलना पड़ेगा ना। इधर भी जूल तो उधर भी जूल, तो यहाँ से n का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये काम आपको दिए कि n का वैल्यू निकाल लीजिएगा, उतना ही फोटॉन्स एक Cl2 बॉन्ड को तोड़ने में लगेगा, और 1 मोल के लिए इतना फोटॉन्स लगेगा। क्या समझ में आ गया ना ये वाला? हाँ सर। समझ में आ? चलो हाँ ओके, सर। अब हो गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 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 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखिए इसमें, when light energy light energy is incident on light energy incident on a metal surface, and light energy incident on metal surface, light energy incident on a metal surface, comma comma electron gets ejected out, electron gets ejected out, full stop. When these electrons moves from cathode to anode, moves from cathode to anode, moves from cathode to anode, comma a current flow in the circuit, current flow in the circuit, current flow in the circuit, a current flow in the circuit, which is known as photocurrent, which is known as photocurrent, which is known as photocurrent, 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 and that phenomenon is called, and that phenomenon is called photoelectric effect, photoelectric effect, photoelectric effect, photoelectric effect। क्या बोला गया है इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये मेटल है, ये मेटल सरफेस है, यही मेटल सरफेस आपका कैथोड है, कैथोड है। कैथोड जनरली निगेटिवली चार्ज होता है, और ये जो प्लेट है इसको मान लेते हैं एनोड, ये एनोड है। एनोड जनरली क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। हम लोग यहाँ पर क्या किए, इसको एक बैटरी इसमें लगा दिए, इस तरह का कंप्लीट कर दिए। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब इस मेटल सरफेस पर क्या होता है, लाइट एनर्जी फॉल करता है,
लाइट एनर्जी फॉल करता है तो क्या होता है? When light energy falls on the metal surface, electron gets ejected out. यहाँ से क्या होता है? Electrons get ejected out, and these electrons moves between cathode to anode. ये कैसा ऐसे बढ़ता जाएगा। जब ये ऐसा होगा तो क्या होगा? इस पूरे सर्किट में एक करंट फ्लो होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो करंट। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है किससे? लाइट एनर्जी से। लाइट एनर्जी इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, एंड व्हेन दीस इलेक्ट्रॉन्स मूव इन दिस इलेक्ट्रॉन्स इन सर्किट, फोटो करंट आर प्रोड्यूस। समझ में आ गया ये चीज? इसको बना लीजिए। सर हाँ बोलो। सर ये फोटो एनर्जी इस काम करता है तो बैटरी का कोई एसेंशियल है? ये बैटरी का, ये बैटरी हाँ। एक बैटरी यहाँ पर लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। देखो ये मेनली ऐसे ही समझ सकते हो ना, बैटरी अगर मान लो कि है ही, बैटरी है ही यहाँ पर है, ठीक, तो इन दोनों प्लेट के बीच तो कुछ नहीं है ना। अगर नहीं। अगर लाइट एनर्जी नहीं होता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता? नहीं। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता तो करंट फ्लो होता ही नहीं। नहीं नहीं तो सर। इस करंट को फ्लो करवाने के लिए हमको लाइट एनर्जी चाहिए। हाँ सर। समझ गया ना? तो इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर ये सर फेनोमेना अगर बैटरी ना दे तो भी काम करेगा? बैटरी ना दे तब भी काम करेगा। बैटरी अगर ना भी देंगे तो ये काम कर जाएगा। अरे देखो एक चीज और देखो, अगर हम एक यहाँ समझने की कोशिश करो, अगर हम बैटरी ना दे तो क्या इसके ऊपर पोलैरिटी प्लस डेवलप होगा? नहीं नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा? इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को ये एनोड क्या कर रहा है? अपने पास बुला रहा है ना। हाँ तो बुला रहा है तो बिना बैटरी का कैसे होगा? बैटरी तो मस्ट है ना इसमें। बैटरी क्या कर रहा है? यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप कर रहा है। और ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है ना बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना नहीं चाह रहा है, बट उसको कौन फोर्सफुली निकाल रहा है बताओ? एनोड। ये लाइट इसको फोर्सफुली निकाल रहा है, और ये निकलने के बाद क्या कर रहा है? उसको एनोड बुला रहा है। तो ये सब बिना बैटरी का कैसे पॉसिबल होगा? समझा ना? हाँ सर, अगर बैटरी नहीं लाइट और रहेगा बैटरी का तो पावर। इलेक्ट्रॉन फिर से वो कैथोड पे चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन फिर से कैथोड पर एक बार घूम गया ना तो पूरे सर्किट में घूमेगा ना। हाँ पूरे सर्किट में घूमेगा, और यहाँ पर जो भी बल्ब वगैरह लगाना है लगा दो। सर वो बैटरी का पावर जितना भी ज्यादा होगा वो लाइट एनर्जी कम लगेगा? हाँ बैटरी का जितना ज्यादा पावर होगा लाइट एनर्जी कम लगेगा। बोल सकता है, बिल्कुल सही है। समझा? वो सब आगे आऊंगा, पहले ये फिनोमेना समझ में आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? हाँ सर। आ रहा है ना कि कैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? डायग्राम से समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और भी इसके अंदर अभी ये खत्म नहीं हुआ है, हम शुरू ही किए हैं इसको। ये कौन कौन सा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज क्या होता है, ये सब चीज पर आएंगे, हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी बताएंगे आपको। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है आपको समझ में आ गया। उसके बाद लिखिए इसमें 2-3 टर्म होता है, उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहला लिखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट से डिनोट करते हैं। तो इसको लिखिए, डिफाइन करो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट
It is the minimum frequency of incident light, required to, सर फ्रीक्वेंसी it is the minimum frequency. It is the minimum frequency of incident light. Incident light required to eject electron from the metal surface. Eject electrons from the metal surface. To eject electrons from the metal surface. To eject electrons from the metal surface. लिख लिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इस लाइट, ये जो लाइट एनर्जी जो दे रहे हो, इसका कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगा ना। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इस लाइट एनर्जी का जो कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इंसिडेंट लाइट which is required to eject the electrons from this metal surface. That is called threshold frequency. यहाँ पर ही एक और टर्म हम डिस्कस करेंगे, that is threshold wavelength. Threshold wavelength इसको हम लैम्ब्रा नोट से डिनोट करेंगे। तो इसमें लिखिए it is the maximum wavelength of incident light. It is the maximum wavelength of incident light. It is the maximum wavelength of incident light. It is the maximum wavelength of incident light required to eject electron from the metal surface. 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 क्या मैं बोला? देखो बच्चे, हम ये जानते हैं ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये हम पता है ना कि ये जो वेवलेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को मिनिमम बोल रहे हो कि इस लाइट का मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ, वेवलेंथ के सेंस में क्या बोलेंगे? मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ दिस इंसिडेंट लाइट जो कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलवा दे। तो ये भी लिख लो, ये भी नीचे लिख लेना, उसके नीचे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना है, दैट इज वर्क फंक्शंस। इसको हम 5 से डिनोट करते हैं। तो 5 से डिनोट करते हैं, इसको डिफाइन कीजिए, वर्क फंक्शन। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। It is the minimum energy required. It is the minimum energy required to eject the electron from the metal surface. It is the minimum energy required. It is the minimum energy required to eject electron from the metal surface. From the metal surface. It is the minimum energy required to eject the electron from the metal surface. मतलब एक मेटल से
जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, उसी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। ये हर एक मेटल के लिए, हर एक मेटल के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं सीजियम, आपको पता है सीजियम, सीजियम का अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा, सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल्स में मिनिमम होता है, पता है या नहीं? पीरियोडिक हाँ टेबल्स सर। में सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होता है। इसलिए क्या होता है ना बच्चे, इसका जो वर्क फंक्शंस होता है, वर्क फंक्शंस क्या होगा, वर्क फंक्शंस भी मिनिमम होगा। मतलब वर्क फंक्शन मिनिमम बोलने का मतलब हुआ बच्चे कि इस सीजियम से इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत आसान है, इस सीजियम से इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत आसान है। इसलिए सीजियम को कहाँ यूज करते हैं, फोटो, ये जो भी आप देखते हो ना, सोलर पैनल्स वगैरह देखते हो, वहां पर क्या होता है, ये सीजियम का यूज किया जाता है, सीजियम का प्लेट्स वगैरह बनाया जाता है। तो अभी ये मैं बोल रहा हूँ, इसी तरह जैसे दूसरा मेटल्स का हम बात करें, तो अगर आयरन है, तो आयरन से इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट है। ये समझ रहे हो कि हर एक मेटल्स का अपना हाँ अपना सर। एक वर्क फंक्शंस होता है, क्योंकि हर एक मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकालना किसी से डिफिकल्ट है, किसी से आसान है। तो ये कौन बताएगा, वर्क फंक्शंस बताएगा। वर्क फंक्शन क्या, वर्क फंक्शन हर एक मेटल के लिए अलग अलग होता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट लिख ले, phi is the characteristics of the metal. Phi is the characteristics of the metals. Phi is the characteristics of the metals. Phi is the हाँ, पहले लिखो, पहले लिख लो फिर उसके बाद सुने। पहले ये लिखो, phi is the characteristics of the metals, that is different metals have different work functions, that is different metals have different work functions. हाँ, अब बोलो क्या बोलना चाहते हैं। सर ये आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड वर्क फंक्शन का सर कोई रिलेशन है? आयनाइजेशन पोटेंशियल और वर्क फंक्शंस का कोई रिलेशन नहीं है बच्चा। इतना ध्यान रखना ना कि ये जो, इतना ध्यान रखना ना कि वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ये रिलेशन बोल सकते हो। मतलब जिस मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगा ना, उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखना, जिस मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगा, उसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इसलिए इसका वर्क फंक्शन कम है। ये एग्जाम में पूछता है, तो ये ध्यान रखना, सीजियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल और वर्क फंक्शन मिनिमम होता है। ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर लिख लेना कहीं पर, सीजियम का वर्क फंक्शन मिनिमम होता है। तो ये वर्क फंक्शन से बातें समझ में आ गई कि एक मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो तीनों टर्म में किसी को दिक्कत है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, और वर्क फंक्शन क्या होता है, दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े। अरे बढ़े या नहीं, या हाँ सर। टीचर को ही हाँ, खाली बोलना बोलना काम है? उसके बाद आगे लिखो, आगे लिखना बच्चे। हाँ, यहाँ पर लिख लेना, ये यहाँ पर फॉर्मूला क्या क्या, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नोट या एस सी अपॉन वेवलेंथ, ये ध्यान रखना। और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, ये क्वेश्चंस बनाने में काम है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस,
यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो पहले, द एनर्जी इंसिडेंट, द लाइट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, लाइट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, light energy incident on the metal surface, light energy incident on the metal surface are used पहला पॉइंट, to eject electron from the metal surface, to eject electron from the metal surface, to eject electron from the metal surface। दूसरा पॉइंट लिख लेना, to move the electrons, to move the electron, to move the electron in the form of kinetic energy, in the form of kinetic energy। लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, मतलब जो भी इंसिडेंट लाइट होगा, इंसिडेंट लाइट जो भी एनर्जी सप्लाई करेगा देगा, वो क्या क्या चीज में यूज होगा। देखो मान लो कि ये मेटल है, इस पर मान लो क्या फोटॉन्स गिर रहा है और उसका फोटोन का एनर्जी EI है। जो EI एनर्जी आप दे रहे हो ना, ये क्या होगा, कुछ एनर्जी मेटल्स से, इस मेटल्स का अपना एक वर्क फंक्शन है। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे समझो कि अगर आप इंसिडेंट एनर्जी आपके पास ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेट इट बी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप इस मेटल्स पर गिरा रहे हो, और मान लो इस मेटल्स का वर्क फंक्शन कितना है, लेट इट बी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो क्या होगा, ये जो भी आप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल रहे हो, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालने में यूज हो जाएगा। जो बचा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वो क्या होगा, उसको ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकला ना, उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसको मिलेगा। समझ रहा है ना। तो जो भी इंसिडेंट लाइट का एनर्जी होगा, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकालने में यूज होगा, और रिमेनिंग एनर्जी क्या होगा, इसको इस इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, जो भी आप एनर्जी गिरा रहे हो, कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शंस के फॉर्म में यूज हो जाएगा, और रिमेनिंग एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेकर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ध्यान रखना, इसी को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। देखो EI इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ, H म्यू I, और फाई के जगह लिख सकता हूँ H म्यू नोट, प्लस काइनेटिक एनर्जी को ऐसे ही रहने दो। तो ये भी फॉर्म में ध्यान रखना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या इसको हम SC अपॉन वेवलेंथ लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, SC अपॉन, और ये काइनेटिक एनर्जी। तो ये ध्यान रखना है, सब पहला वाला से ही रिलेटेड है। आप अगर काइनेटिक एनर्जी को चाहो ना, तो यहाँ पर जैसे अगर इसी इक्वेशंस में हम काइनेटिक एनर्जी को चाहें तो कहीं पर ये भी लिख सकता हूँ, देखो क्या, हाफ mv² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का ही तो फॉर्मूला होता है, हाफ mv² होता है। तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। एक पहला वाला इक्वेशन ध्यान रखना, और उससे तो क्या सब चीज तो आप अपने आप लिख सकते हो। चलो उसके बाद तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन समझ में आ गया, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। हाँ चलो, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बाद लिखो कंडीशन, नेक्स्ट हेडिंग देना, कंडीशन टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंडीशन टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हेडिंग देना कंडीशन
condition to show photoelectric effect पहला कंडीशन लिखना, अगर आपका इंसिडेंट एनर्जी लेस देन वर्क फंक्शंस है, और या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो इंसिडेंट एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है अगर लेस देन म्यू नोट है, तो क्या बताओ फोटो इलेक्ट्रिक नहीं होगा। इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? नहीं होगा। नहीं ये सर। लिख दो, नहीं, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, सो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा कंडीशन बच्चे, अगर EI का वैल्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन है, क्या अभी बताओ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा? होगा बट काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। जास्ट नहीं जास्ट होगा। इजेक्ट होगा, बट हाँ, बिल्कुल, काइनेटिक बिल्कुल, एनर्जी बिल्कुल। नहीं नहीं होगा। Kinetic energy अगर नहीं काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा बच्चे, तो क्या? और काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ से होगा? इलेक्ट्रॉन तो कैथोड से एनोड जाएगा, तभी तो पूरे सर्किट में घूमेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉन्स का निकलना प्लस इलेक्ट्रॉन्स का कैथोड से एनोड का मूव करना होगा, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं बोला था ना कि जब कुछ काम नहीं हो तो म्यूट करके रखे अपने आप। मैं ये बोल रहा हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी ऑब्जर्व होगा जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और प्लस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो इस केस में हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड आउट। हाँ, होगा, बट इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड आउट। बट इस केस में भी क्या है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख लेना। बट वोंट मूव लिख लेना, बट won't move, so no photoelectric effect। तीसरा कंडीशन लिख लेना, अगर EI का वैल्यू ग्रेटर देन वर्क फंक्शंस है और या म्यू आई का वैल्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेगा और इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड भी मूव करेगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो इसमें डायरेक्टली लिख देता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक विल ऑब्जर्व होगा। अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन लिखिए, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 400 nanometers. Wavelength of incident light is 400 nanometer. Wavelength of incident light is 400 nanometer. Comma. Calculate the number of meters. Calculate the number of meters. Calculate the number of meters. Number of meters which can show photoelectric effect, which can show photoelectric effect। और ये टेबल बना लेना, इधर मेटल्स है और इस मेटल्स का वर्क फंक्शन दे। पहला मेटल है लिथियम, ये वर्क फंक्शन आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और लिथियम के लिए दिया हुआ है 3.7। दूसरा मेटल्स है सोडियम, तीसरा मेटल्स है पोटासियम, चौथा मेटल्स है सीजियम और पांचवा मेटल्स है मैग्नीशियम
और चौथा नेक्स्ट है कैल्शियम। सबका वैल्यू दिया हुआ है। इसके लिए 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताना है आपको कि किन किन मेटल्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ये आपके पास 6 मेटल्स है, तो नंबर बताना है। तो सबसे पहले इंसिडेंट लाइट का आप एनर्जी निकाल लें, जो कि 400 नैनोमीटर दिया हुआ है। इंसिडेंट लाइट का एनर्जी निकाल लें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ओनली पोटासियम एंड सीजियम का दिख जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओनली पोटासियम और कैल्शियम का नहीं। कैल्शियम का सर 3.1 ही आएगा, उसका फोटो हाँ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल गुड। ओनली पोटासियम और सीजियम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये जेईई एडवांस में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन जो आप लोग बनाए अभी, ये क्वेश्चन कभी ना कभी जेईई एडवांस में पूछा हुआ है, समझा। तो ओनली पोटासियम और सीजियम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों केस में ये जो आप इंसिडेंट एनर्जी निकाले होगे 12,400 अपॉन 400 नैनोमीटर था कुछ, तो ये निकालोगे ना 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो हम जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्व होने के लिए इंसिडेंट लाइट शुड बी Greater than 5. ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो 3.1 से कम किसका किसका है? यही दोनों का है, पोटासियम सीजियम का है। तो इसलिए इसी दोनों में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ओके चलो, इतना सीख गए, उसके बाद आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर strikes on a metal surface strikes on a metal surface with phi equal to 2.13 electron volt. Calculate the kinetic energy of most energetic electron. Calculate the kinetic energy of most energetic electrons. बताओ जल्दी सा। जीरो 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.97 हाँ 0.97 ओनली। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, दैट इज 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सिंपली जो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सिखाया ना, वो इसी से E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। वर्क फंक्शन निकाल लेंगे, हमको दिया था 12,400 अपॉन ये 400 नैनोमीटर था ना, 400 4000 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू फाई का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया था, दैट इज 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी निकालना था आपको। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज 2.13, और ये निकाले कि अभी थोड़ा देर पहले ही निकाले थे, दैट इज 3.1 आया था कुछ। सर 3.1 माइनस 2.1 से होगा। अच्छा उल्टा हो गया क्या? हाँ हाँ ये उल्टा हो गया।
हाँ 3.1 माइनस 2.1, 2.13। हाँ तो यही 0 पॉइंट कितना आ रहा था, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। लिखिए, लिखो, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट such that such that such that the photon, So what would be the frequency? what should be the frequency of incident light such that such that such that the photo electron produce such that the photo electron produce has has twice the kinetic energy, twice the kinetic energy, twice the kinetic energy of twice the kinetic energy of those produced those produced by radiations, by radiation of frequency, radiation of frequency 10 raised to the power 10 raised to the power 5 per second, 10 raised to the power 5 per second। क्वेश्चंस में दे दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, दैट इज 5 into 10 raised to the power 14 पर सेकेंड, क्वेश्चंस में दिया हुआ। तो एक बार ट्राई कीजिए, या अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझा दूं आपको। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट सच दैट, उससे जो फोटॉन्स निकले, सच दैट द क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर थोड़ा हिंट दे दो। सर हिंट दे दो, तो वही तो मैं बोल रहा था। देखो क्वेश्चन पहले समझो, क्या बोला गया है कि ये मान लो कि मेटल, ये मेटल्स है, इस मेटल्स पर क्या हो रहा है ना, ये पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराऊं ताकि इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी जो होना चाहिए ना, दैट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस बाय, जो कि हम एक और फोटॉन्स गिरा रहे हैं, एक और लाइट गिरा रहे हैं, जिनका फ्रीक्वेंसी कितना है दिया हुआ क्वेश्चंस में, दैट इज 10 raised to the power 5 पर सेकेंड। मतलब इस फ्रीक्वेंसी से जो लाइट गिराएंगे ना, उनसे जो काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बोल रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी लेट भी काइनेटिक एनर्जी डैश है, काइनेटिक एनर्जी डैश है, तो यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलना चाहिए उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, 2 times ऑफ काइनेटिक एनर्जी डैश। व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड सच दैट इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा उनका काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस बाय इंसिडेंटिंग ऑन दिस अनदर लाइट। क्या क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? सर हाँ, आंसर सर। बोले, क्या आंसर आंसर है? आंसर देखो कितना है,
अगर आंसर है तो 15 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है आंसर दिया हुआ। 15 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, 15 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। हाँ एक चीज और, क्वेश्चंस में एच के फॉर्म में ही रखना, एच सब जगह कैंसिल हो जाता है। क्या इतना आंसर कितने का आया? अच्छा बताओ, इसके लिए वर्क फंक्शन जो वैल्यू आएगा, इसका इसका भी वही सेम वर्क फंक्शन होगा ना? वर्क फंक्शन तो वैल्यू हाँ सेम सर। होगा, सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये सब भी ध्यान रखें, ये सब हम नीट दिए, इससे बनाकर बताओ तो कितना आता है। दो इक्वेशन बनाओ, दोनों को सॉल्व करो, आपको इंसिडेंट फोटोन का फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो मैं हेल्प कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए मान लो कि इसको वी आई बोल दिया, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, एच वी आई दैट इज इक्वल टू फाइव, फाइव प्लस फाइव की जगह लिख लेता हूँ एच म्यू नॉट। अच्छा इंटू 10⁵ दैट इज इक्वल टू 5, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको 2 बोल रहा हूँ। क्या करो ना, दोनों को घटा दो, दोनों को अगर घटा दे, हाँ दोनों को अगर माइनस कर दे, किसमें किसमें माइनस करता हूँ, 1 - 2 करता हूँ, 1 - 2 करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एच कॉमन हो जाएगा, म्यू आई माइनस 10⁵ दैट इज इक्वल टू एच, एच म्यू नोट प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, सॉरी ये माइनस करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, दैट इज क्या, के ई डैश, के ई डैश होगा, तो के ई डैश होगा, के ई डैश होगा। सर हाँ फास्ट चलो, केस में हाँ फर्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। न्यू अब तो फर्स्ट, न्यू का वैल्यू तो फर्स्ट, हाँ म्यू का वैल्यू तो सर ये वाला तो इसमें को म्यू का वैल्यू तो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना। हाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो रुक जाओ, क्वेश्चन गलत कुछ नहीं लिखाया ना, देखो चेक करने के, बात को पकाना सही है रास्ता। ये 15 है, ये गलती लिखाया है क्या, सही बोल रहा था, ये 15 है, 10⁻15 है, बिल्कुल करना चाहिए। ये वैल्यू ही कम हो जाएगा तो कहाँ से होगा फोटो, ये 15 है, गलती हो गई है। तो अब यहाँ पर देखिए आंसर 15 है या 25 है? आंसर 15 ही दिख रहा है, 15 इंटू 10⁻14। देखो गलती भी हो सकता है, गलती भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट देखो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना। अब ये काइनेटिक एनर्जी डैश निकाल सकते हैं यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी डैश, काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल एच
म्यू आई 10 रेज टू द पावर, ये 15 है, 10 रेज पावर 15, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ एच कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 10 टू द पावर 15 माइनस ये म्यू नोट का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 40, इसको 15 बना दो, इसको 15 बनाने के लिए क्या करें, ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 डिवाइड करेंगे, चलो इसको 14 ऐसे कर देते हैं ना, चलो ये लिख दिए यहाँ पर, एच एच कैंसल हो गया, एच एच कैंसल हो गया, सबको 15 के फॉर्म में ही कर देते हैं, म्यू आई माइनस 10 रेज टू द पावर 15 दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 15 माइनस, इसको 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाई किए, 10 डिवाइड किए, तो एक से तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा, हो जाएगा ना, इतना तक ठीक है, कहीं गलती होगा तो बोलना, 10 रेज टू द पावर 15 ये सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये कॉमन हो गया और ये 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 हो जाएगा, अब ये उधर ऐड कर देंगे, वी आई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 1.5 हाँ 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 15, सही तो है, सही है, तो इतना हट जाएगा, वो जो लिखा हुआ है सही तो है, समझ में आ गया ना कैसे ऐसे अप्रोच किए हम। सर एक बार पहले से समझा दे। हाँ समझा देते हैं पहले से, देखो क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि इंसिडेंट, ये जो फ्रीक्वेंसी, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बताए, ये कितना इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगा जब इससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय दिस फ्रीक्वेंसी, दिस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन इतना समझ में आ रहा है, बताओ क्वेश्चन जो बोला गया था, हाँ सर, हाँ सर। चलो इतना तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो हमने क्या किया ना, यहाँ से मैं एक इक्वेशन लिखा, क्या इक्वेशन लिखा कि एच ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट, ये एक इक्वेशन बना लिया, यहाँ से भी एक इक्वेशन बनाने की कोशिश किया, यहाँ पे क्या h 10 raised to power 15 is equal to वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट, फिर क्या किया ना, इन दोनों को माइनस किया, 1 माइनस 2 किया, 1 माइनस 2 किया, तो 1 माइनस 2 किए तो क्या होगा, देखो इसमें से ये घटाएंगे तो ये h कॉमन हो गया, म्यू आई इंटू 10 टू 15, फिर क्या किया, ये जो वर्क h म्यू नोट है, यहाँ पर भी h म्यू नोट है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डैश। अब क्या किया ना, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डैश का वैल्यू निकालने की कोशिश किया, काइनेटिक एनर्जी डैश क्या होगा, दैट इज h 10 raised to power 15 माइनस h म्यू नोट होगा, एक काइनेटिक एनर्जी डैश होगा, तो ये लिखे हैं क्या, h 10 raised to power 15 माइनस h को कॉमन ले लेंगे और म्यू नोट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ था 5 इंटू 10 raised to power 14। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। हाँ सर। चलो उसके बाद लिखो स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसके बाद हेडिंग दीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ गया ना सबको ये क्वेश्चन? हाँ हाँ सर। सर। चलो तो मिटा रहा हूँ। लिखो स्टॉपिंग पोटेंशियल, हेडिंग दो स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हम V नोट से डिनोट करें, तो लिखो इसमें इट इज द मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल,
It is the minimum reverse potential. It is the minimum reverse potential applied to stop the flow. It is the minimum reverse potential applied to stop the flow of most energetic to stop Sir, the it is the flow of minimum. it is the minimum reverse potential. Reverse. It is the minimum reverse potential applied to stop the flow of most energetic electron from cathode to anode. Cathode to anode. From cathode to anode. क्या किया जा रहा है यहाँ समझें आप? सर एक बार फिर से बोल दो, हमने गड़बड़ी हो गया। हाँ फिर से It is the minimum reverse potential applied. It is the minimum reverse potential applied to stop the flow of most energetic electron. To stop the flow of most energetic electron. To stop the flow of most energetic electron from cathode to anode. मेरे तरफ से तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होता है ना? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, मेरी तरफ है। अच्छा, आप लोग की तरफ हो जाता है। तो हो जाता है तो उसको फिर से एक बार बाहर निकलिए, फिर उसके बाद अंदर आइए, ठीक हो जाता है। चलो यहाँ पर देखो, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। ये मान लो कि मेटल है, यही आपका कैथोड था, और ये एनोड था। इसको हम बैटरी से जोड़ दिए थे। क्या हो रहा था? ये लाइट जो भी इंसिडेंट हो रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा था और ये यहाँ से यहाँ जा रहा था। अब क्या किए ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है इस इलेक्ट्रॉन को रोक देना। इस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से निकल रहा है। अब हमको क्या करना है ना, इस इलेक्ट्रॉन को जो कि के मैक्स लेकर जा रहा है, उसको उसका काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना है। उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना है। काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना है। काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये एनोड के पास नहीं मूव कर पाए। अगर एनोड के पास नहीं मूव कर पाएगा तो ये सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा। इसका नाम है रिवर्स पोटेंशियल। रिवर्स पोटेंशियल इज व्हाट? आप यहाँ पर क्या करते हैं ना, रिवर्स पोटेंशियल कैसे अप्लाई करते हैं, हम बैटरी का पोलरिटी बदल देते हैं। बैटरी का पोलरिटी बदलने से क्या होगा भाई साहब, बैटरी का पोलरिटी बदलने से यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। आ गया प्लस माइनस, तो क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकलेगा ये इस एनोड के पास नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, ये जो माइनस चार्ज है उसको रिपेल करेगा, उसका काइनेटिक तो एनर्जी को जीरो करना शुरू कर दिया। हाँ, रिपल्सन करना शुरू हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का ऑटोमेटिकली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, एक जगह जाकर रुक जाएगा। समझ रहा है ना? इट इज द मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल अप्लाइड such that the kinetic energy of the electron gets seized out, such that the electron do not flow from cathode to anode, such that there will be no current flow in the circuit. क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो तो इसको बना लो और उसके बाद हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं।
उसके बाद लिखे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं वर्क एनर्जी पावर थ्योरम, पढ़ते हो वर्क एनर्जी, लिखो एक बार लिख लो वर्क एनर्जी पावर थ्योरम, एक बार रिवाइजन हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर लिख लेना क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या करना है, लिख लेना यहाँ पर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, change in kinetic energy is equal to work done by the applied voltage. Change in kinetic energy is equal to, change in kinetic energy is equal to, change in kinetic energy is equal to work done by the applied voltage, applied voltage, work done by the applied voltage. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, के मैक्स हो जाएगा। के मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स माइनस 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय दिस बैटरी। बैटरी के द्वारा आपने वोल्टेज अप्लाई किया ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो सीज हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। दैट इज इक्वल टू वर्क डन कैसे निकालते हैं, Q इंटू वी नॉट निकालते हैं ना, फिजिक्स में पढ़ते होगे, Q इंटू वी नॉट, चार्ज इंटू वोल्टेज, वर्क डन। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर मूव करने वाला कौन है, मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिख सकते हैं Q के जगह हम E लिख देंगे, E वी नॉट। तो ये ध्यान रखना, K इज इक्वल टू E, और यहाँ पर वी नॉट वोल्टेज, ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। लिख लिया इतना, लिख लिए। सर हाँ सर। हाँ बोलो। सर ओ सर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कैसे 0 होगा, वो जो बोले थे एक बार बोलेंगे। काइनेटिक एनर्जी का कैसे 0 होगा बच्चे, क्योंकि क्योंकि देखो पहले था यहाँ पर पोलैरिटी का माइनस और यहाँ पर था प्लस, ये था कैथोड और ये एनोड था। तो हमने क्या किया ना बच्चे, ये जो बैटरी पहले ऐसे था ना लगा हुआ, हम बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दिए। अब क्या किए, इधर ऐसा कर, ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, इतना समझ रहा है। हाँ तो इलेक्ट्रॉन को पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देकर निकल रहा था, अभी क्या होगा, ये एनोड के पास नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा क्यों, क्योंकि जब पोलैरिटी चेंज करने से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये धक्का रिपेल करेगा, रिपेल करने से क्या होगा, फाइनली ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने इस जगह पर आएगा। समझ रहा है। हाँ ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड के पास नहीं पहुंच पाएगा, जब तक एनोड के पास नहीं पहुंच पाएगा तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। तो अभी हम एक मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मिनिमम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ताकि पूरे सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाए। अब समझ में आ गया ना। हाँ सर अब समझ में आ गया। सर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों होता है? क्योंकि देखो जो भी जैसे जैसे रूम में है ना, जैसे मान लो कि एक रेस होता है, रेस जैसे मान लो कि 100 मीटर का रेस है। सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, आपका इको हो रहा है, आपका आवाज।
आवाज में प्रॉब्लम है? हाँ, मैं ये बोल रहा था, कोई बच्चा पूछा, आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, मैं ये बोल रहा था, कोई बच्चा पूछा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों हो जाता है। तो अब ये बताओ कि मान लो कि 100 मीटर का रेस हो रहा है, तो अब जो शुरू में दौड़ेगा, जो भी शुरू में दौड़ेगा, तब अपना मैक्सिमम पोटेंशियल लगाकर के तो दौड़ेगा। क्या वही सेम स्पीड से वो पूरा मूव करता रह जाएगा क्या? समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? शुरू में जो हाँ सर। जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे, अपना पूरा एनर्जी लेकर भागेगा, पूरा दम हाँ सर। लगा देगा। तो इसलिए इसलिए हम लोग जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, वो अपना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलता है। जब भी मेटल से निकलता है ना, तो पूरा पूरा पहले वो कैद था, अब उसको मिला ना, बाहर निकलने का चांस मिला, तो क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर वो बाहर निकलेगा। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए। सर हाँ बोलो। सर मेटल से सडनली इंसिडेंट लाइट ज्यादा पड़ जाए तो वो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी वो सेमी होता, वो मैक्सिमम सेमी होता। तो देखो, आज जो कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा लाइट गिर जाएगा, कम गिरेगा, क्या इफेक्ट होगा, ये सब आएंगे। ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल में दिक्कत कोई है क्या? मुझे टाइम दो, पहले आपका टाइम दो। आवाज आवाज गड़बड़ी हो रहा है। अभी भी आवाज गड़बड़ी हो गई है। हाँ सर। यस सर। नहीं आप हाँ, आवाज गड़बड़ी हो गया, गड़बड़ हो गया क्या? अब ठीक है सर। ना सर, इस बार ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटेड अभी डाउट है, मुझे टाइम टाइम दीजिए थोड़ा। ये जो टॉपिक होता है ना, खत्म होते होते आपका जितना भी डाउट है ना, सब लगभग कंप्लीट हो जाएगा, समझा? वो सब आऊंगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, कितना फोटोन गिरेगा, नहीं गिरेगा, वगैरह वगैरह आएंगे उस पर। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख सकता हूँ क्या, ये वी नोट क्या बोल रहा था, यहाँ पर लिख लेना स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ देखो, अभी इसको हम ना, ये जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़े थे उसमें डाल देते हैं, इसको पुट कर सकते हैं। क्या पढ़े थे, ई आई इज इक्वल टू क्या, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट लिख सकते हैं। हाँ सर। अब ई आई के जगह हम ये भी लिख सकते हैं, एच म्यू आई। 5 के जगह हम लिख सकते हैं एच म्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, ये भी लिख सकते हैं।
एक चीज ध्यान रखना, जब ये फॉर्मूला यूज करोगे बच्चे, तो इसमें लिख लेना यूज ऑल एनर्जी वैल्यू, एनर्जी वैल्यू, यूज ऑल एनर्जी वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको लिखने के बाद एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है दैट इज 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 300 नैनोमीटर। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ जल्दी से। टू सर टू। 0.03 वोल्ट। 2 आया, तो 2 देखो सही है, हाँ बिल्कुल 2, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.03 आएगा ना कुछ ऐसा। 2.03 वोल्ट। हाँ हाँ 2.003 वोल्ट। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, ये जो फॉर्मूला बताया उसको अप्लाई। देखो हम जानते हैं क्या, ये 12,400 अपॉन कितना था 300 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में बदल दीजिए, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस क्या था ई वी नो, ई तो ई सब जगह कैंसिल हो गई, ये कितना जाएगा 2 जीरो यहाँ पे 10, ये 12 और 3 पॉइंट ये हो जाएगा 3, इसको और इसमें पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.1 कर दो, इतना वोल्ट हो जाएगा आंसर। चलो उसके बाद लिखे कुछ ग्राफ्स बनवा रहा हूँ, उसको ध्यान रखिए, ग्राफ जो एग्जाम में पूछा करते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ जो बनाने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाने वाले हैं, क्या काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाने वाले हैं। चलो देखो कैसे बनाते हैं, क्या ग्राफ्स अगले क्लास में करेंगे, छोड़ दो ग्राफ सेटिंग दे दो, अगले क्लास में ग्राफ से शुरू करेंगे। और इसको खत्म होने के बाद ये कुछ उसके बाद हम लोग कि कौन कौन सा फैक्टर, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट होता है, तो ये सब करने के बाद लगभग अब ये 10-15 मिनट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है बोर्ड एटॉमिक मॉडल से हम शुरू करेंगे। बोर्ड एटॉमिक मॉडल में डिफरेंट सारा फॉर्मूला आ जाएगा और उसी से जनरली क्वेश्चन ज्यादा करके पूछा करते हैं। तो 10-15 मिनट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद बोर्ड एटॉमिक मॉडल में मूव कर जाएगा। सर हाँ सर उसका आंसर कितना आया, वो सर कट गया था। अच्छा कट गया था उसका आंसर 4.13 माइनस 2.1 था ना। हाँ 2. इसको आंसर, इसको माइनस कर लेना, वो आंसर हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।